नमस्कार दोस्तों, हम रीजनिंग विषय के मॉडल पेपर पढ़ रहे थे और मॉडल पेपर नंबर 1 हमने पढ़ लिया था। आज हम मॉडल पेपर नंबर 2 पढ़ेंगे। जो आज का ये दूसरा मॉडल पेपर है, इसमें कुछ क्वेश्चन जीके के भी और कुछ क्वेश्चन साइंस के, एक दो क्वेश्चन है। और आज वह क्वेश्चन है जो बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, जो आगे की आने वाली एग्जाम के लिए बेहद ही उपयोगी सिद्ध होंगे। ये पीटीटी बीएसटीसी के लिए नहीं, अपितु पटवारी, ग्राम सेवक, जो हमारी राजस्थान पुलिस, उन एग्जामों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे। तो देखिए मॉडल पेपर नंबर 2 का पहला आज का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा वार था। 26 जनवरी 1950 को वार ज्ञात करना। इन सारे क्वेश्चनों की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। अब देखिए ये वार निकालने संबंधी क्वेश्चन ये पीटीटी बीएसटीसी में नहीं बल्कि ग्राम सेवक, पटवार, राजस्थान पुलिस सब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए वार निकालने में यदि हमें डेट और वर्ष दे दे और वार पूछे तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना वर्ष को। वर्ष दे रखा 1950 और उस वर्ष को हमें 3 भागों में डिवाइड करना है। कितने भागों में? 3 भागों में। कैसे? उसमें से निकालना है शताब्दी वर्ष। तो 1950 में से शताब्दी वर्ष कौन सा है? तो शताब्दी वर्ष है 1900। शताब्दी क्या होता है? जैसे 1800, 1900, 2000, 2100, ये क्या है? शताब्दी वर्ष। तो 1900 शताब्दी वर्ष है, 1900 निकाल लिया। फिर जो वर्ष जिस वर्ष में बाहर पूछा उस वर्ष को तो अलग रख लेना है और उससे पहले के वर्षों को अलग कर देना है। किस वर्ष में पूछा? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को अलग रख लो। 26 जनवरी 1950। तो देखो 1900 साल ये हो गए, 26 जनवरी 1950वां साल ये हो गया। तो और कितने साल हो रहे? 49 साल। 3 भागों में डिवाइड। शताब्दी वर्ष बचे जो वर्ष, जैसे 1949, और जिस वर्ष में बार पूछा है उस वर्ष को अलग कर लेना है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए स्टेप बाय स्टेप समझते जाना है। अब हमें जो ये शताब्दी वर्ष है इनका कोड आना जरूरी है। तो 1900 का कोड क्या होता है, ये मैं पिछली वीडियो, कई सारी वीडियो डाल चुका हूं कैलेंडर की, और मैं बता चुका हूं कि किसी भी शताब्दी वर्ष का कोड क्या होता है। और नहीं देखी हो तो मैं बता देता हूं आपको। जैसे हमें लिखना है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और 800। ठीक, ये लिखिए। इसके बाद यहाँ 5, फिर 2 कम कर दो 3, फिर 2 कम कर दो 1 और फिर कम कर दो 0। 5, 3, 1, 0। अब देखिए कैसे कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। फिर दोबारा चलना 900, 1000, 1100, 1200, 13, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 किस पर आएगा? 300 वाली लाइन में। तो 1900 का कोड क्या हो गया? 1। अगर ये 2050 होता तो 2000 किस में आता? 0 वाली लाइन। 2000 किस में आता? 400 वाली लाइन में। तो इसका कोड क्या हो जाता? 0। तो 1900 इस वाली लाइन में आया है, इस कारण जो इसका कोड है वो क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? अब देखिए अब क्या करना, जो ये 49 वर्ष है इन बताओ प्रत्येक वर्ष में कितना ओड डे होता है? 1 होता है हर वर्ष में, क्योंकि 52 सप्ताह और 1 दिन बचता तो 1 ओड डे होता है। तो 49 वर्षों में कितने ओड डे हो जाएंगे? 49। 49 तो ओड डे हो गए। अब देखिए कि जरूरी नहीं है कि हर वर्ष में 1 ओड डे हो, कई वर्ष ऐसे भी होते हैं जिनमें 2 ओड डे होते हैं। कौन से वर्ष? लीप वर्ष। लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन। तो लीप वर्ष का पता हमें कैसे लगता है? क्योंकि लीप वर्ष हर 4 वर्ष में एक बार आता है। तो 4 का भाग देंगे किसमें? 49 में। जितना शेष बचेगा 4 का भाग देंगे 49 में, जितना शेष बचेगा वही क्या होंगे? हमारे लीप वर्ष। तो भैया यहां देख लीजिए, 4 का भाग दीजिए किसमें? 49 में। 4 एकम 4, 9, 4 दूनी 8। तो हमारा क्या, सॉरी शेषफल नहीं, जितनी बार भाग जाएगा, सॉरी जितनी बार क्या जाएगा भाग, तो बताइए कितनी बार भाग गया? 12 बार। तो 12 क्या हो गए? हमारे ओड डे और हो गए। 49 सालों में 49 ओड डे तो होंगे ही, और 12 क्या होंगे? लीप वर्ष। तो 12 ओड डे और हो गए। अब इन्हें जोड़िए। तो 9, 2, 11, 1, 4, 1, 5 और 1, 6, 61। और 61 में एक और जोड़िए, 61 और 1 कितना हो गया? यहाँ का हिसाब 62। यहां तक का हिसाब कितना आ गया? 62। अब देखिए इसका हिसाब कीजिए। 26 जनवरी तक जाना है। अब बताइए जनवरी पहला ही महीना है, तो बताइए जनवरी में वैसे ओड डे होते हैं, ओड डे कैसे निकालते हैं? 7 का भाग देकर। तो जनवरी में वैसे 31 की होती है, तो 7 चौके 28, 3 ओड डे होते हैं। लेकिन 26 तक जाना तो 7 का भाग दीजिए 26 में। तो 7 ये 21, शेषफल कितना बचा? 5। ओड डे तो कैसे निकालते हैं? जो शेषफल बचता है 7 का भाग देने पर वो तो ओड डे होते हैं। और लीप वर्ष कैसे निकालते हैं? 4 का भाग देने पर जितनी बार भाग जाता है वो लीप वर्ष होते हैं। अब देखिए 7 ये 21, शेषफल कितना बचा? 5। तो 26 जनवरी तक का ये जो ओड डे है वो कितना आ गया? 5। अब देखिए यहाँ 62 और यहाँ 5 है। अब इनको आपस में जोड़ लीजिए, पूरा हिसाब आने पर आपस में जोड़ लो। तो 62 + 5 कितना हो गया? 67। अब जो
लास्ट में आया है उसमें 7 का भाग दीजिए, तो 7 का भाग दीजिए 67 में। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21 7 3 21, 7 चौक 28, 7 दूनी 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 नाम 63। शेषफल कितना बचा? 4। अब जो ये 4 शेषफल यदि जब शेषफल 7 से कम आ जाए तब हमारा आंसर आ जाएगा। 4 शेषफल आते ही हमें ध्यान रखना है कि यदि शेषफल 1 हो तो सोमवार होगा, 2 हो तो मंगल होगा, 3 हो तो बुध होगा, 4 हो तो गुरु होगा, ऐसे ही 5 हो तो शुक्र होगा, 6 हो तो क्या होगा? शनि होगा, और 0 क्योंकि 6 से ज्यादा शेषफल बचेगा नहीं, 7 का भाग देना, और 0 होगा शेषफल तो रविवार होगा। ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या है? 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? गुरुवार। ठीक, कोई दिक्कत? ये एक क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। वैसे इसमें इतना टाइम लगा लेकिन हम तुरंत कर सकते हैं। कैसे? 1950 1900 अलग किया, 49 अलग किया। 1900 का कोड 1 होता है, 49 वर्ष होगा। 49 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं? 4 का भाग जितनी बार जाए वही लीप वर्ष है। 12 बार गया, 49 और 12 कितने हो गए? 61, 61 में एक जोड़ा 62, 26 जनवरी तक। 7 का भाग दीजिए, 26 में 7 दिए, 21 बचा 5, यहाँ 62, यहाँ 5, 62 और 5 67, 67 में 7 का भाग देंगे। 4 शेषफल, 1 शेषफल पर सोम, 2 पर मंगल, 3 पर बुध, 4 पर गुरु, 5 पर शुक्र, 6 पर शनि और 0 पर रवि। तो 4 पर कौन सा बार आ गया? गुरुवार। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेहद ही शानदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा राजस्थान जीके से संबंधित है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार को समझाइए। राजस्थान के अक्षांशीय वे देशांतरीय विस्तार को समझाइए। देशांतरीय विस्तार। देखिए जो मैं ये आपको बताऊंगा इसमें से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे हमारे। तो राजस्थान को सबसे पहले तो हमें ध्यान रखना है कि भैया जो हमारा इस प्रकार कुछ राजस्थान है बना लेना है, जैसा भी यहाँ पर बने ये हमारा कुछ राजस्थान। जो राजस्थान है इसमें इसकी ये जो वाली दिशा है ये दिशा है उत्तर। कौन सी दिशा है? उत्तर। ये वाली दिशा है दक्षिण, ये वाली दिशा है पूर्व, और ये वाली दिशा क्या है? हमारी पश्चिम। अगर याद नहीं रहे पूर्व पश्चिम तो याद रख लेना प पू। तो देखो जो पू पू पूर्व दिशा ये हो जाएगी, पश्चिम दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, अब इस राजस्थान में क्या है कि ये हमारा राजस्थान है, इसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना है? अक्षांश और देशांतर। तो देखो अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं कि अक्षांश हम ऐसे लिखते हैं ए, तो अक्षांश जो उत्तर और दक्षिण में होते हैं वो तो होते हैं अक्षांश। वो क्या होते हैं? अक्षांश। और जो पूर्व और पश्चिम में होंगे वो क्या होंगे? देशांतर। जो हमारा राजस्थान है उत्तर दक्षिणी अक्षांशों में विभाजित है और पूर्व पश्चिमी देशांतरों में विभाजित है। तो ध्यान रखना जो ये राजस्थान है यहाँ है भैया हमारा इस जगह पड़ता है बांसवाड़ा। तो इस बांसवाड़ा की एक जगह है और उसका नाम है बोरकुंड। क्या नाम है? बोरकुंड बांसवाड़ा। तो राजस्थान का विस्तार दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा से और उत्तर में है कोणागांव श्रीगंगानगर तक। कोणागांव श्रीगंगानगर, बोरकुंड बांसवाड़ा से कोणागांव श्रीगंगानगर। ऐसे ही जो पश्चिम में है कटरा जैसलमेर से। कहां से? कटरा जैसलमेर से। और यह है भैया सिलाना, पूर्व में सिलाना धौलपुर तक। पूर्व में कहां तक है? सिलाना धौलपुर। ये राजस्थान का विस्तार है। क्या? दोबारा समझना, कहां से? दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा से लेकर उत्तर में कोणागांव श्रीगंगानगर तक, पश्चिम में कटरा जैसलमेर से लेकर और पूर्व में कहां तक? सिलाना धौलपुर तक। अब देखिए ये तो हमारे अक्षांश। तो देखो जो राजस्थान है हमारा, जो बोरकुंड बांसवाड़ा यहाँ 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में विभाजित है। हमें दक्षिण नहीं बोलना, उत्तरी अक्षांश ही बोलना है। जो हमारा राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में क्या है? विभाजित। ऐसे देशांतर में 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट में विभाजित है। 78 डिग्री 17 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिण में से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट पूर्व तक, उत्तर तक। ऐसे 69 डिग्री 30 मिनट पश्चिम से लेकर और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। तो क्या बोलेंगे? हमारा राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में विभाजित है। ऐसे ही जो राजस्थान है वो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में क्या है? विभाजित है। दक्षिण में बोरकुंड बांसवाड़ा से, उत्तर में कोणागांव श्रीगंगानगर, पश्चिम में कटरा
जैसलमेर से लेकर पूर्व में खिलाना, धौलपुर। अब देखिए जो उत्तर से दक्षिण तक की जो राजस्थान की लंबाई है वो है भैया 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर। और जो पूरब से पश्चिम तक की लंबाई है वो है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 869 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है? 826 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ 5 राज्य है जो राजस्थान से क्या बनाते हैं? हमारे सीमा बनाते हैं। तो उत्तर में जो राज्य है, थोड़ा सा बता देता हूं, उत्तर में जो राज्य है, उत्तरी उत्तर में, वो है भैया पंजाब। कौन सा राज्य? पंजाब। जो उत्तर पूर्व में राज्य है वो है हरियाणा। वो क्या है? हरियाणा। जो पूर्व में राज्य है वो है भैया उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। जो दक्षिण पूर्व में है वो है भैया हमारा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। और जो दक्षिण पश्चिम में है वो है हमारा गुजरात। और उत्तर पश्चिम में है ये नालायक पाकिस्तान। ठीक, ये हमारा राजस्थान इस प्रकार विभाजित है। राजस्थान की आकृति है वो है पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। और ये सबसे पहले जो आकृति बताई थी वो बताई थी टी.एच. हेंडले ने। किसने बताई थी? एक विशेषज्ञ थे जिनका नाम है टी.एच. हेंडले, जिसने राजस्थान की आकृति के बारे में बताया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा क्वेश्चन है। क्या है कि विषम पद को खोजना है। विषम पद को खोजना है, को खोजिए। तो देखो विषम पद 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ट्रक, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कार, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है हमें ट्रेन और ऑप्शन नंबर डी दे रखा हमें बस। तो देखिए भैया इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। विषम, इनमें से विषम चीज कौन सी है? तो देखो ट्रक, कार, ट्रेन और बस। तो 4 ऑप्शनों को देखने पर पता लग रहा होगा कि जो ट्रक है और कार और बस है ये तो सड़क पर चलते हैं, जबकि जो ट्रेन है वो किस पर चलती है? पटरियों पर। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें क्या आ जाएगा? ट्रेन। कोई दिक्कत? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न श्रृंखला का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है? लुप्त पद। श्रृंखला क्या दे रखी है हमें? श्रृंखला दे रखी है BAZ DB/... और HDW। तो देखिए ये तीसरा पद ज्ञात करना। तो देखो पद कैसे ज्ञात करेंगे? पहले देखिए परिवर्तन क्या हुआ है। बी दूसरे, सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग में हमें इनका क्रमांक आना जरूरी है। बी का 2 होता है, ए का 1 होता है, जेड का 26, डी का 4 होता है, बी का 2 होता है, वाई का 25। अब देखिए एक बात पता चल रही होगी, यहाँ 2 का क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, या 1 का क्या हो गया? 2 हो गया, और ये 26 का क्या हो गया? 25। कहने का मतलब सबसे पहले किसकी वृद्धि हुई है? 2 की वृद्धि हुई है। कितने की वृद्धि हुई है? 2 की वृद्धि हुई है। फिर किसकी वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है, लास्ट में 1 की कमी हुई है। पहले +2 हुआ है, फिर +1 हुआ है और लास्ट में -1 हुआ है। तो ऐसे हमें यहाँ करना +2। तो डी में +2 करेंगे, 4 में +2 करेंगे 6, और 6 पर क्या आता है? हमारा F। ऐसे बी में +1 करेंगे, बी में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 पर सी। ऐसे ही बाई में क्या कर देंगे? -1। बाई में -1 करेंगे तो 24 पर क्या आ जाएगा? हमारा x। कोई दिक्कत? तो ऐसे देखो अगला, इसमें भी सेम ऐसे बन रहा है। F में 2 6 में 2 जोड़ेंगे 8 पर H आ जाएगा। C में 1 जोड़ेंगे D, X में 1 कम करेंगे W। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? FCX। कोई दिक्कत? बेहद आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 साइंस का क्वेश्चन है और दे रखा है कि द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो देखिए भैया बेहद आसान सा ये सूत्र, और ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। द्रव्यमान को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। त्वरण को किससे करते हैं? एच से। तो एम ए क्या होता है? हम जानते हैं F बराबर ma। बल को बोलते हैं, बल का सूत्र होता है ma। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण क्या होता है? बल। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। इसके 4 ऑप्शन थे। द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है बल, दाब, संवेग, कार्य। 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन क्या क्या थे? बल, नंबर 2 था दाब, नंबर 3 था संवेग, और नंबर 4 क्या था भैया? कार्य। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारा बल। कोई दिक्कत? 5 क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि यहाँ बता देता हूँ, 350 का 46% निकालिए। 350 का कितना परसेंट? 46%। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे? तो देखिए किसी भी संख्या का जितना परसेंट निकालना हो सबसे पहले वो संख्या लिखो। का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 46% निकालना तो 46/100। ठीक, अब देखिए 1 0 से क्या कट गया? 1 0। ये 10, ये 35 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10,
5 सत्ते 35, 2 से 46 काटिए, 2 से 46 कितनी बार कटेगा 23 बार। अब 23 को किससे गुणा कर देंगे 7 से, तो 7 है 21, 21 का 1 कैरी 2, 7 दूनी 14 और 2 16, तो आंसर कितना आ गया 161। ये भी बेहद आसान क्वेश्चन था। 350 का 46% कितना हो जाएगा 161। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि हाँ श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या एक श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन 7 देखो क्या कह रहा है कि 2,6 ठीक, 122,126 ठीक, आगे 242, डॉट ये निकालना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 256, ऑप्शन नंबर 2 है 236, ऑप्शन नंबर 3 है 246 और ऑप्शन नंबर 4 है 156। इस क्वेश्चन को देखना, 2 का 6, फिर 122 से 126, 242। अब इसमें हम खूब दिमाग लगाएं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है ये। लेकिन फिर भी देखें तो 2 से यहाँ वृद्धि हो रही है 4 की, लेकिन 6 और 122 में बहुत डिफरेंस है। फिर आगे और देखिए 122 और 126 में कितनी हो रही है 4 की, फिर आगे इसमें बहुत डिफरेंस है। तो देखो एक बात पता लग रही है कि यहाँ 2 की जोड़े ले रखे हैं इन्होंने, तो 2 से 6 में 4 की वृद्धि, 122 से 126 में 4 की वृद्धि, तो 242 से कितने की वृद्धि कर देंगे 4 की, तो +4, तो 242 + 4 कितना हो जाएगा 246। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला, 7 क्वेश्चन हो गए, इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न के संबंधित पद का चयन कीजिए। क्वेश्चन 8, संबंधित पद का चयन कीजिए। संबंधित पद का चयन, ये ऐसे क्वेश्चन है भैया, इनमें ना कोई ट्रिक लगती है ना कोई कंसेप्ट लगता है, बस हमें ऑप्शन से पहचान होता है। क्या है कि स्टोव अनुपात हीट, तो समानुपात तालाब टेस्ट क्या। अब 4 ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है हमारा साफ, नंबर बी ऑप्शन है हमारा ठंडा, नंबर सी ऑप्शन है धुला और नंबर डी ऑप्शन है सूर्य। तो देखिए साफ ठंडा धुला सूर्य, जैसे स्टोव का संबंध हीट से है तो तालाब का किससे हो जाएगा, तो देखिए स्टोव में से क्या निकलती है हीट, तो बताइए तालाब में क्या हो जाता है, तालाब का पानी कैसा रहता है ठंडा, स्टोव की उष्मा गर्म रहती है तो तालाब का पानी कैसा रहता है ठंडा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल शानदार साधारण सा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए दीपक ने कहा, ये मैं लिख ही देता हूं, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, कोई दीपक है उसने कहा तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, इशारा करते हुए दीपक ने कहा वह मेरी दादी का इकलौता पुत्र है, वह मेरी दादी का इकलौता पुत्र है। दीपक का तस्वीर से संबंध बताइए, दीपक का तस्वीर से संबंध। तो देखिए दीपक ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा मेरी दादी का इकलौता पुत्र। अब बताइए इसकी दादी का इकलौता पुत्र कौन होगा, इसका पिता, तो तस्वीर से संबंध क्या हो जाएगा इसका पिता। तो आंसर क्या हो गया पिता। बिना क्वेश्चन पढ़े ही डायरेक्ट हम क्या दे सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। क्या है कि निम्न आकृतियों में भिन्न आकृति का चुनाव करना है। क्या करना है, भिन्न आकृति का चुनाव। देखो आकृतियां हमें दे रखी है, एक दे रखी है एन ऑप्शन नंबर ए पर, ऑप्शन नंबर बी पर दे रखी है हमें एफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर हमें दे रखी है के और ऑप्शन नंबर डी पर हमें दे रखी है एल। अब देखो इन आकृतियों को ध्यानपूर्वक देखिए तो पता लगेगा कि भैया जो एन है 1 2 3 ये हमारी 3 रेखाओं से बनी है, एफ है 1 2 3 ये भी 3 रेखाओं से बनी है, के है 1 2 3 रेखाओं से बनी है, लेकिन एल कितनी रेखाओं से बनी है 2। तो भिन्न आकृति क्या हो गई एल। अब इसमें कोडिंग डिकोडिंग लगाने लग जाए तो ऐसा नहीं होगा। इसमें आकृति पूछिए तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। आकृति में भले ही हमें ये अल्फाबेट दे दे लेकिन आकृति के अनुसार ही हमें इसका आंसर ढूंढना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन आपको बेहद ही शानदार लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो वीडियो में कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। ओके, थैंक यू।